हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। एक और वीडियो, दिस टाइम अगेन फॉर माय दोस्त फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी एंट्रेंस। सो पिछले कुछ वीक्स में मैंने 2-3 वीडियोस बनाए एंड आई गॉट अ ग्रेट रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ऐसा मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैं डिटेल्ड लेवल में वट एवर आई एम टीचिंग यू इन सो फार एज जुडिशरी इज कंसर्न, वो आपके काम आ रहा है। So you cannot miss certain topics. Yes, this is my understanding of this exam. Certain topics you just cannot miss. This is like dal chawal. You have to do these questions. These are sine qua non. You have to do these questions. जैसे मैंने पिछली बार किया था, so I had done a couple of videos which were related to say Supreme Court judgments. So there are bunch of landmark Supreme Court judgments जिसके बिना जुडिशरी की क्या for that matter even पॉलिटी की तैयारी नहीं होती. Even in so far as polity for UPSC civil service examination is concerned. लेकिन तुम्हारे लिए तो obviously और ज्यादा डिटेल में पढ़ना होता है. Now today I have thought and I gave it a deep thought and the thought here is that हम लोग judicial doctrines को पढ़ लेते हैं in detail. Now this is kind of a difficult ambitious process that I have taken. ये मैंने थोड़ा सा ambitious task ले लिया है. Because if you are even 1% serious of this exam और तुमने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, there are bunch of judicial doctrines और ये इतने ज्यादा होते हैं कि आपको एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकते. So what have I done for you? This is what I figured out. मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, पार्ट 1 पार्ट 2 में, राइट? हो सकता है पार्ट 3 भी चले जाए, बट वील डिवाइड इनटू पार्ट सो दैट जब तुम इन वीडियोस को देखोगे, सो वन देयर विल बी अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी. सेकंड, आपको बोरियत नहीं होगी कि आप एक साथ ही यू विल बी बॉक डाउन बाय कि एक ही साथ यार 50 डॉक्ट्राइन्स हो रहे. ऑब्वियसली 50 डॉक्ट्राइन्स हम ऐसे भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आई एम गोइंग टू डिवाइड इट इनटू पार्ट्स. सो लेट अस अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस. उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, यू कैन अनलॉक सक्सेस. 50% ऑफ मिल सकता है ऑन ऑल जुडिशरी सब्सक्रिप्शन, टारगेट एग्जाम 25, 24 एंड ऑल ऑफ दैट. ये लेकिन टाइम लिमिटेड ऑफर है, राइट? 30 जून तक है. आपको मेरा कोड यूज करना है SIDLive and I'll be very very happy to give you an opportunity, offer you an opportunity to study from the best of the best on an academy platform which is online. तो आपको घर बैठे भी मिल जाता है. So I think you should take this opportunity. Great opportunity. Use the code SIDLive and let's start this part. So as I said, I'm going to reiterate it that these are important topics. So judicial doctrines पढ़ने का मतलब क्या है? So for those of you, so I'll start right from the beginning. We'll start as if nobody knows anything. Although you might be aware of certain parts of this, but लेकिन मैं ऐसे सोच रहा हूं कि जो पहली बार भी ये पढ़ रहा है उसका मतलब क्या होता है. So what are doctrines? So doctrines are those विचार or those principles or those सिद्धांत जिसके बेसिस पर जुडिशरी अपना फैसला करती है, अपना कॉल लेती है, अपने जुडिशियल डिसीजंस लेती है. So down the years, if you go back a long way, कहीं से ये रोमन टाइम से, लैटिन टाइम से धीरे धीरे स्कूल्स ऑफ थॉट बनते जा रहे हैं. इनमें एवोल्यूशन जरूर आ रहा है, बिकॉज ऑफ इंटरप्रिटेशन जरूर हो रहा है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग ये कॉमन सेंसिकल एंड बेसिस ऑफ इक्विटी, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं इनके बेसिस पे डाउन द एजेस बहुत सारे डॉक्ट्राइन्स डेवलप हुए. अब इनमें से बहुत सारे डॉक्ट्राइन्स को हमने मॉडिफाई होते हुए भी देखा है. दैट ऑल्सो डिपेंड्स फ्रॉम ज्यूरिस्प्रूडेंस और ज्यूरिस्प्रूडेंस. कुछ डॉक्ट्राइन्स इंग्लैंड में चल रहे होंगे, यूएस में चल रहे होंगे, शायद इंडिया उसको इतनी जरूरत से नहीं करेंगे. जैसे फॉल्सस इन ऊनो, फॉल्सस इन ओमनिबस, ये जो मैक्सिमस है कि वंस यू स्पीक अ फॉल्स स्टेटमेंट देन यू आर फॉल्स कंप्लीटली, ये इंडिया में नहीं चलता, लेकिन ये किसी और कंट्री में जरूर चलेगा. सो द पॉइंट यहां पर है कि ये जुडिशियल डॉक्ट्राइन्स अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पे चलते चले जा रहे. नाउ मैं पार्ट 1 में तुमको बॉक डाउन नहीं करना चाहता. पार्ट 1 में मैं सिर्फ उन स्टैंडर्ड बिल्कुल क्लीशे काइंड ऑफ डॉक्ट्राइन्स को यूज करेंगे. इनफैक्ट पार्ट 2 को भी, पार्ट 3 वगैरह में अगर हम लोग बना पाए वीडियोस तो उसमें मैं वो थोड़े तो सो कॉल्ड ग्रे एरिया डॉक्ट्राइन्स कर लूंगा. सो आज हम लोग उन डॉक्ट्राइन्स को करना स्टार्ट कर देते जो कि क्लीशे है. मैं जैसा उसको बोलता हूं ना, दाल चावल टाइप का है. एब्सोल्युटली, ऑलराइट. सो बिल्कुल बेसिक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम डॉक्ट्राइन्स करते हैं. और आज का जो मैंने पहला चूज किया है उसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस. प्लीज इसको समझो. लैंग्वेज को अप्रिशिएट करोगे अगर आप रूट वैल्यू निकालोगे ना किसी भी
लॉ में हो या फॉर दैट मैटर विद रिलेशनशिप टू द सिचुएशन ऑफ मेडिसिन, लॉ, ये सारी चीजों में आपको एक चीज बड़ा ध्यान रखना होता है, आप यू हैव टू गो डाउन टू द रूट ऑफ द वर्ड। द वर्ड यहां पर है अल्ट्रा वायरस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, बिकॉज इसको अगर ढंग से लिखा जाए तो इसको इटैलिक्स में या इटैलिक्स वॉट एवर यू वांट टू से, ओके, इटैलिक्स में इसको लिखा जाना चाहिए, बिकॉज ये एक लैटिन वर्ड है, राइट। दिस इज कॉल्ड एज, आराम से इसको लिख लो, मैं साइड में हो जाता हूं, दिस इज कॉल्ड एज अल्ट्रा वायरस। सो दिस इज अल्ट्रा वायरस, डोंट मेक अ स्पेलिंग मिस्टेक विद रिलेशनशिप टू दिस। नाउ ये मैं अल्ट्रा वायरस नहीं बोल रहा हूं, अल्ट्रा वायरस बोल रहा हूं। नाउ व्हाट डज अल्ट्रा वायरस मीन, पहले देखते हैं व्हाट डज वायरस मीन। वायरस का मतलब होता है पावर, वायरस का मतलब होता है पावर, ओके, ये उसकी कैपेसिटी में है या नहीं है। वायरस इज पावर। अल्ट्रा वायरस मतलब, या अल्ट्रा वायरस इज बियॉन्ड द पावर्स, पावर के, वो कहते हैं ना यार उतना पांव फैलाओ जितने चादर हो, यू नो, वैसे ही वाली बात है कि आपकी जो चादर है दैट इज कॉल्ड एज वायरस। यार उतना ही कर सकते हो जितना लीगली, लेजिस्लेटिवली या एडमिनिस्ट्रेटिवली तुम यू आर कॉम्पिटेंट टू एक्ट विद इन। तुम उसके बियॉन्ड अपना पांव फैलाते हो, तुम ऐसा कोई एक्शन करते हो जो कि वायरस यानी कि पावर के बियॉन्ड है, तो उसको हम बोलेंगे अल्ट्रा वायरस। और अगर मैं इसी वर्ड को उल्टा बना दूं तो ये वर्ड हो जाएगा इंट्रा वायरस। इंट्रा वायरस का मतलब हो गया विद इन द पावर। तो अगर तुम कुछ लीगल काम कर रहे हो जिसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए तो उसको हम बोलेंगे इंट्रा वायरस। और अगर हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो कि पावर में अलाउड नहीं है, तुम बियॉन्ड चले गए, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। सो अल्ट्रा वायरस और इंट्रा वायरस में, अल्ट्रा वायरस कम्स फ्रॉम लैटिन एंड एसेंशियली मीन्स, वर्ड क्या है, बियॉन्ड द पावर्स। सो इट इज बियॉन्ड द पावर्स। आमतौर पे अल्ट्रा वायरस या फिर द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस का इस्तेमाल कंपनी लॉ में यूज किया जाता था, ओके। आप इसको आमतौर पे जब पढ़ोगे तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस को आप कंपनी लॉ में देखते हो कि यार ये जो डायरेक्टर्स ने एक्शन किया है ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अलाउड है कि नहीं, ये जो शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट है उसके अनुसार है या नहीं है, ये सारी चीजें कंपनी लॉ में यूज किया जाता है आमतौर पे, ओके। सो कंपनी लॉ का एक बड़ा फेमस डॉक्ट्राइन है, ओके, द फला फला डायरेक्टर एक्टेड अल्ट्रा वायरस टू दिस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो ये सारी की सारी सिचुएशन या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जहां मर्जी, सो ये जो चार्टर के बियॉन्ड काम करने की प्रोविजन, वहां से अल्ट्रा वायरस यूज होता है। ऐसा नहीं है, जो मोस्टली लोगों को लगता है, ऐसा नहीं है कि अल्ट्रा वायरस आप बियॉन्ड दिस नहीं यूज कर सकते। एक्चुअली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी अल्ट्रा वायरस वर्ड बड़े आराम से यूज किया जा सकता है, एंड व्हाई नॉट। कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन भी तो एक ऐसा बेसिक डॉक्यूमेंट है विच विल सेट द पेरीमीटर्स विद इन विच यू कैन और यू कैन नॉट एक्ट। तो नाउ मैं इसको एक एग्जाम्पल से बताता हूं एंड आई एम श्योर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको, ये मैंने अगर तुम इसको रिटन आंसर में लिखना चाहते हो तो इसको क्या होगा, द टर्म अल्ट्रा वायरस सिग्निफाइज अ कॉन्सेप्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इलीगैलिटी। अब ये क्या कहना चाह रहे हो, सिचुएशन समझो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुली अंडरस्टैंडिंग दिस। देखो तुम लोग जुडिशरी एस्पिरेंट्स हो, अगर तुम पॉलिटी के स्टूडेंट्स होते तो मैं तुमको यहां पर ही छोड़ देता, लेकिन ऐसा नहीं है। देर क्या अल्ट्रा वायरस होने का मतलब इलीगल होता है? जरूरी नहीं है। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अल्ट्रा वायरस का मतलब यह होता है कि तुमने बियॉन्ड व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू या व्हाट यू आर मैंडेटेड टू डू काम किया है। वो हो सकता है एकदम लीगल भी हो, मेरी बात समझो, वो हो सकता है वो एकदम लीगल भी हो, वो ठीक भी हो, लेकिन तुम वो नहीं कर सकते। लेट मी गिव यू अ वेरी नॉनसेंसिकल एग्जाम्पल, अ नॉन लीगल एग्जाम्पल। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। सो सपोज मैं इसी चीज को बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में करना चाहता हूं, देन इट विल रियली स्ट्राइक यू एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सो आई हैव टू जस्ट क्लैरिफाई दिस। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू एंड लेट्स फिगर आउट हाउ आई। सो पिक्चर दिस एंटायर एनवायरमेंट।
मैं तुम्हारा टीचर हूं, आई एम योर एजुकेटर, तुम मेरे स्टूडेंट्स हो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ओके। मैंने तुम्हें बोला कि यार ये है ना, पढ़ के आना, मैं कल तुम्हारा होमवर्क टेस्ट करूंगा। तुमने होमवर्क किया या नहीं किया, ये चेक करना क्या लीगल है? बिल्कुल। क्या ये इंट्रा वायरस है? बिल्कुल। एज अ एजुकेटर आई एम कॉम्पिटेंट टू चेक, टू फर्स्ट टू गिव यू अ होमवर्क एंड सेकेंड टू चेक योर होमवर्क। ठीक है जी, यहां तक हो गया। सेकेंड, नेक्स्ट डे मैं फिर तुम्हें होमवर्क देता हूं, दिस टाइम तुमने होमवर्क किया या नहीं किया के साथ साथ मैं एक काम और करता हूं, अब मैं रात को 2 बजे तुम्हारे घर आ जाता हूं, भाई तूने होमवर्क किया है या नहीं किया? ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मैं रात को 2 बजे तुम्हें फोन कर रहा हूं, हेलो तुमने होमवर्क किया है या नहीं किया है? नाउ डू यू रियलाइज ये लीगल भी है, मैं अभी भी होमवर्क ही चेक कर रहा हूं, लेकिन मैं रात को 2 बजे तुमको फोन कर रहा हूं। दिस मे बी लीगल इन द सेंस एक्सपेक्टेड है, मतलब ये ठीक है, इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं, मैं फोन ही तो कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड एक्ट कर रहा हूं। सो अ ह्यूज डिफरेंस हियर इज द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन दिस पॉइंट, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम illegality in the loose or the widest sense. Everything that is not warranted by law is illegal, but its proper or strict connotation. Illegal refers to that quality which makes the act itself contrary to law. The term ultra virus, however, is talking about the capacity or power of the person to do that act. It is not necessary that an act be ultra virus must also be illegal. तो जब तुम जज बन जाओगे या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी होते हैं, उनको बोला जाता है तुम ना अपनी ज्यूरिसडिक्शन में काम करो, जो तुम्हारा मैंडेट है वही करो, उसके बियॉन्ड जाओगे तुम अल्ट्रा वायरस हो सकते हो। वो ये नहीं तो यू कैन नॉट टेक अ स्टैंड ऑन दिस एंड यू कैन नॉट टेक अ पॉइंट ऑफ डिफेंस ऑन दिस, सो योर आर्ग्यूमेंट कुड नॉट बी कि सर मैंने कुछ गलत थोड़ा ना किया है, लीगल है, ओके लीगल है बट अल्ट्रा वायरस है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड अंडरस्टैंड दिस पार्ट। When you say illegal, जनरली जब हम इलीगल बोलते हैं ना तो हम बड़े लूज बात करते हैं, या सब कुछ जो नहीं किया जा सकता वो इलीगल है। तो आमतौर पे जब हम इलीगल वर्ड यूज करते हैं तो उसमें हम अल्ट्रा वायरस को ऐसे ले लेते हैं यार ये इलीगल है, लॉ ने मना किया हुआ है या फिर लॉ अलाउ नहीं करता। लेकिन अगर तुम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग करोगे तो अल्ट्रा वायरस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड इलीगल। सो एन एक्ट दैट रिक्वायर्स, अब देखो मैंने क्या बोला, एन एक्ट दैट रिक्वायर्स अ लीगल अथॉरिटी बट इज डन विदाउट इट, then it is called as ultra virus, and if the law allows it then it is called as intra virus, that is within the powers. So the point here is, आमतौर पे हम इसको वर्ड ना बड़ा कॉमन वर्ड यूज करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूं जो हम लोग यूज करते हैं, ये वैलिड है ये इनवैलिड है, सिंपल, ये वैलिड है ये इनवैलिड है, ओके तुमने अपने पोजीशन के अनुसार काम किया दैट इज इंट्रा वायरस, तुमने पोजीशन के अनुरूप नहीं काम किया इट इज अल्ट्रा वायरस। अब मैं तुम्हें यहां से दिखाना चाहता हूं कि मैं क्यों बोल रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी अल्ट्रा वायरस और इंट्रा वायरस वर्ड बड़ा कॉमनली है। सो अगर मैं आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखूं, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, और मैंने आर्टिकल 13 खोल के देखा। सो आर्टिकल 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 13 बोलता है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच वायोलेट्स, अब्रिजेस, कॉन्ट्रावीन्स एनीथिंग इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स, एनीथिंग दैट द स्टेट डज टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन शैल बी हेल्ड एज नल एंड वॉइड। 13 सब क्लॉज 2 यही बोल रहा है ना? हाँ सर, यहां पे क्या बोला? द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे अब्रिजेस कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट, एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन बी वॉइड। तो आर्टिकल 13 तुम्हें कुछ बोल रहा है, आर्टिकल 13 बोल रहा है ओ डियर स्टेट, उतना लॉ बनाना विच कंफर्म्स विद, वर्ड पकड़ो, विच कंफर्म्स विद आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 बोलता है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच वायोलेट्स, अब्रिजेस और कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑफ द राइट्स कंफर्ड बाय दिस पार्ट, एनीथिंग दैट यू डू, एनी लॉ विच डज विच इज इन contravention of such a right to the extent of contravention be void। अब इसी को थोड़ा आगे समझेंगे। सो इसमें क्या क्या आ जाता है सर? इसमें आ जाता है आर्टिकल 13 में आ जाता है ऑर्डिनेंसेस, वेरी गुड। तो लॉ वर्ड का मतलब क्या हो गया सर? ऑर्डिनेंसेस
इसमें आ जाता है बायलॉज, इसमें आ जाता है रूल्स, इसमें आ जाता है रेगुलेशंस, इसमें आ जाता है नोटिफिकेशंस, इसमें आ जाता है कस्टम्स और यूजेजेस having for the time being the force of law, for the time being. मैं अभी समझा पाया हूं? तो आर्टिकल 13 में क्या क्या है? द वर्ड लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंसेस, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ फॉर द टाइम बीइंग. तो ये सब कुछ आ जाता है यार, सब कुछ आ गया सर. मतलब स्टेट ऑर्डिनेंसेस पास करेगा, रूल्स बनाएगा, रेगुलेशंस बनाएगा, नोटिफिकेशंस बनाएगा, कस्टम्स बनाएगा, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड. तो अगर तुम्हें नहीं दिख रहा होगा तो यहां पे लिखा है अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स it includes ordinances, order, bylaw, rules, regulation, notifications, customs or usages having in the territory the force of law. ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट. तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो ना तो इन एंड आउट पढ़ जाओ, खा जाओ पूरा का पूरा, डाइजेस्ट कर जाओ. सो लेट्स गेट डाउन टू द बेसिक्स ऑफ दिस पार्ट. अच्छा, अब क्या मैंने बोला? तो मैंने स्टेट को फिर से फोन किया. मैं स्टेट को अब अलग तरीके से भाषा में बात कर रहा हूं. मैं स्टेट को बोल रहा हूं, डियर स्टेट, इफ यू मेक अ लॉ. मैंने क्या बोला? Dear state, if you make a law, stay intra-virus Article 13. Ball rolling, yes. Are you understanding? So, did you get it? Okay, picture this. All right. So, what am I saying? I'm saying state, अगर तुम कोई law बनाते हो, orders, ordinances, bylaw, rules, regulation, notification, usages, customs having the force of law in the territory of India for the time being, तो भाई स्टे इंट्रावायरस. हां, स्टे इंट्रावायरस. इंट्रावायरस एज इन तुम वो करो जो आर्टिकल 13 तुम्हें अलाउ करता है. तुमने कोई ऐसा लॉ बनाया जो आर्टिकल 13 को वायोलेट कर रहा है, राइट? आर्टिकल 13 को वायोलेट कर रहा है, तुम फंडामेंटल राइट्स को या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट से बाहर जा रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा whatever ordinance, order, rule, regulation, notification, custom, usage, etc. किया तुम लोगों ने, वो अल्ट्रा वायरस है. एंड द कोर्ट्स विल स्ट्राइक इट डाउन. इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस. सो द वर्ड यहां पर आ गया, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ. और ये पावर कहां से आई? ये पावर सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को दोनों को अवेलेबल है. दिस पावर इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. सो यहां पर ये हम लोग फिर कभी करेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू. तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या चेक कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये चेक कर रहे हैं कि जो भी डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस के अनुसार जो भी लॉ, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेज वगैरह 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 कुछ भी, अगर स्टेट ने कुछ ऐसा किया है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट के खिलाफ है, तो उसको हम अल्ट्रा वायरस मानेंगे. एंड सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन करेगा. क्या करेगा? उसको स्ट्राइक डाउन करेगा, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेगा. और नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जो पावर मिली है वो मिली है आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो हाई कोर्ट को पावर मिली है वो मिली है आर्टिकल 226 में. सो एक्चुअली यहां से हम लोग टच कर सकते हैं. एक्चुअली इट कैन बी कनेक्टेड टू डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, बट दैट वील लीव फॉर अनदर वीडियो एट अनदर टाइम. सो हमारे पास है जुडिशियल रिव्यू का डॉक्ट्राइन, उसको हम फिर किसी और दिन किसी और समझ में पढ़ेंगे. अभी के लिए हम लोग ध्यान लगाते हैं with the doctrine of judicial review with relationship to ultra virus. So हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया. तो मैं यहां पे क्विकली रिकैप करूंगा. कहां चला गया हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस? सो लेट मी जस्ट हैव वन क्विक रिकैप. सो एवरीवन लुक एट द वर्ड, concentrate on the word. So what is the word? Ultra virus comes from the word, a Latin term. Virus means power, ultra virus means beyond the power. Where is this power? Power is the one
which is mandated by the law, which is giving you certain permissions to do certain things and otherwise not. If you are doing any act which the law allows you to do, in other words, the law gives you that capacity to do, then it is called as ultra virus. Similarly, it could be a law also. ये लॉ भी खुद हो सकता है. So एक ऐसा भी बोला जा सकता है कि XYZ law is ultra virus the constitution. बिल्कुल, आई होप यू अंडरस्टैंड. तो तुम्हारा एग्जीक्यूटिव एक्शन भी अल्ट्रा वायरस हो सकता है, तुम्हारा लेजिस्लेटिव एक्शन भी अल्ट्रा वायरस हो सकता है. As opposed to that, if there is a law which is, or if there is an action which falls within the four walls of the capacity that has been mandated for you to perform, such a law or such an action shall be called as intra-virus within the power. There is one difference, जो क्योंकि आप टॉपर बनना चाह रहे हो, क्योंकि तुम जुडिशरी एस्पिरेंट्स हो, एंड आई वुड एक्सपेक्ट यू टू डू वेरी वेल इन योर एग्जाम. एक और इशू ये हो सकता है कि समटाइम्स देयर माइट बी अ ग्रे एरिया बिटवीन व्हाट इज अलाउड एज एन व्हाट इज अल्ट्रा वायरस एज अपोज टू व्हाट इज इलीगल. ऑन फर्स्ट फेस, prima facie, both of them look the same, but there is a fine line of difference. In other words, there could be that you do something legal, still it is ultra virus. So it is very important. और obviously तुम इंट्रा वायरस रहकर भी इलीगल कर सकते हो. So until unless you do something which is absolutely opposite the law, contrary the law, you should not call it illegal. आमतौर पे you have to differentiate with this part. As I said, doctrine of ultra virus in usual parlance is utilized in the context of company law. However, does not mean that you cannot take this doctrine and utilize it to other administrative law, or for that matter, even constitutional laws. Example, I said about Article 13. Article 13 says that the state shall not make any law which violates or abridges anything which is mentioned in Part 3 of the Constitution in terms of fundamental rights, and any such law to the extent of contravention shall be held as void. इसको दूसरी भाषा में भी बोला जा सकता है. इसको ऐसा भी बोला जा सकता है कि if the state makes any law which includes ordinance, orders, bylaws, rules, regulation, notification, customs or usages for the time being enforced as in having the force of law within the territory of India, then वो अल्ट्रा वायरस ना कर दे. अगर स्टेट ने ऐसा कुछ कर दिया which is violating Article 13, then Supreme Court or the High Court will utilize doctrine of judicial review under Article 13 or under Article 226 of the Constitution रिस्पेक्टिवली, और उस पार्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे. दैट्स इट, खत्म. एक डॉक्ट्राइन हो गया. मुझे उम्मीद है कि तुम इसके बारे में अब कहीं पर घबराओगे नहीं, तुम सब कुछ आंसर दे सकते हो. सेकेंड इज डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी. पहला वर्ड लिख लो, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी. लाइक विद रिलेशनशिप टू डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, मैंने तुम्हें बोला था लॉ में वन ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर लॉ और फॉर दैट मैटर एनीथिंग विच एमिनेट्स फ्रॉम लैटिन एज सच, यू शुड ऑलवेज गो फॉर द रूट ऑफ द वर्ड. तुम्हें बहुत सारे हिंट्स वहीं से आ जाएंगे. लैटिन, सिंस इट इज अ डेड लैंग्वेज, राइट, देयर आर मेनी वर्ड्स दैट वी कैन एक्चुअली टेक फ्रॉम देम एंड देयर विल बी नो चेंजेस, एंड इनफैक्ट आपको बहुत बहुत जगह पर वो यूटिलाइज मिल भी जाएगा. लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू सेवरेबिलिटी में वर्ड सेवर का मतलब क्या होता है. सेवर का मतलब होता है टू कट. ओके, किचन में आप खुद या मम्मी या पापा जो भी खाना बना रहे हैं, ओके, वो जब देखते हैं तो वो जो काटने का प्रोसेस होता है ना, उसको बोलते हैं सेवर. ओके, यू कैन से दैट. आमतौर पे सेवर का मतलब काट के अलग कर देना होता है. सो व्हाट डू यू से? सो नॉर्मल इंग्लिश में वर्ड कैसे यूज करते हैं? सो समबडी इज आर्म्ड, वो आर्म वाज सेवर्ड. ओके, चाकू मारा, तलवार मारी, सेवर्ड हो गया, आर्म कट के बाहर आ गया. That is called as sever, right? So the word is severability. Severability का मतलब है does it have the ability to be cut? क्या उसको काट के अलग किया जा सकता है या नहीं? I think इतना सिंपल हो गया ना. Once you understand the keyword, understand the root of the word, you will be able to really wrap your head around it. So sever word आया to cut. Okay, और severability है the ability to be cut. Let me explain this to you. So again going back to sever, let's assume this. Okay, तो मैं खाना बना रहा हूं, alright. अब क्या हुआ कि ये मैंने एक सब्जी को काटना स्टार्ट किया. वेरी गुड. ये पार्ट बहुत अच्छा था, साफ सुथरा पार्ट था. ये पार्ट भी बहुत अच्छा पार्ट था. ये भी बहुत अच्छा पार्ट था.
ये भी बहुत अच्छा पार्ट था। ये जितना पार्ट रह गया ना, इसमें मेरे को ऐसा लगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई तो बीमारी है। ओके, देयर इज को कीड़ा लगा हुआ है या फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस। तो मैं ये सोच रहा हूं, कैन इट बी रिमूव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इट एंड द रेस्ट ऑफ इट से मैं काम चला लूं। राइट, सो मैं रेस्ट ऑफ इट से काम चला सकता हूं। तो मैं क्या बोलूंगा, दिस पार्ट इज सेवरेबल। मेरी भाषा समझ में आई? तो मैं क्या बोलूंगा जी, इसको रिमूव भी कर दो तो बाकी बचा हुआ जो फ्रेश पार्ट है उससे काम चल जाएगा। देन इट इज कॉल्ड एज सेवरेबल। अब इसका मतलब सर ये सब्जी काटना, हाउ डज इट एक्चुअली शो इट्स फेस ऑन इन लॉ? लेट्स एज्यूम अ केस, एक लॉ है जिसमें 10 सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 10 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 एकदम लीगल है। इसको चेक करो, लेट इट गो थ्रू द जुडिशियल मस्टर। ये एब्सोल्युटली लीगल है, एब्सोल्युटली जस्टिस लविंग है, इसमें प्रोसीजर ठीक है, इसमें सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस है, ये फेयर है, जस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है। नाउ से बोला 1 2 3 4 5 6 7, ओके, यहां तक ठीक है। 8वां जो लॉ, इस लॉ का 8वां सेक्शन, 8th सेक्शन गड़बड़ है। क्या बात करो? हां, ये इलीगल है। राइट, मुझे लग रहा है, द कोर्ट्स को लग रहा है that this is unconstitutional, only this part, all right, only the 8th part is, or the 8th part, or it could be the 9th one, either ways, कोई भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, दूसरा, just the part. Now what do? The court decides इसको 8th part को unconstitutional declare कर देते हैं। Now wait, now this is not that simple. तो काट दिया, फिर क्या हुआ? Now what has happened? Now the कोर्ट इसको सेवर कर रहा है, सो कोर्ट इज कटिंग इट ऑफ। कोर्ट ने बोला अरे ये गलत है, इसको हटा दो। नाउ ये सेवर तो हो गया, लेकिन क्या ये सेवरेबल है या नहीं? मतलब कहीं आप उस लॉ का ऑपरेटिव पार्ट तो नहीं उड़ा दे। पता चले कि यार इस सेक्शन के बिना बाकी लॉ यूजेबल ही नहीं रहा। राइट, वो उसका ऑपरेटिव पार्ट था, क्रक्स था। राइट, वो ही गायब हो गया। राइट, सो अगर वही गायब हो गया, सो ये बोलेंगे ये सेक्शन सेवरेबल नहीं है। मतलब मजबूरी में कोर्ट को, गलती इसने की, लेकिन कोर्ट को पूरे के पूरे 10 सेक्शंस यानी कि पूरे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना पड़ेगा। एज अपोज टू दैट, अगर कोर्ट को यह लगे कि यार हां ये गलत है, इसको काट देते, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते, इसको सेवर कर देते, एंड द रेस्ट ऑफ द लॉ, बाकी 9 सेक्शंस, दे कैन होल्ड इट्स ओन, दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन लिम्स। तो क्या करेंगे कोर्ट? कोर्ट सिर्फ इस पार्ट को, 8th सेक्शन, एक सेक्शन को, या पार्ट ऑफ द लॉ, जितना भी हो गया, प्लीज डोंट टेक इट एज एन एग्जांपल एज वेरी फिगरेटिव, राइट, डोंट टेक इट लिटरल आदर, राइट, जो जितना भी पार्ट है उसको सेवर कर देंगे, रेस्ट ऑफ द लॉ कंटिन्यू होगा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इन अदर वर्ड्स, यू डोंट थ्रो द एंटायर लॉ आउट ऑफ द विंडो। यार टॉस द लॉ ऑफ द विंडो। नो यार, एक बार देख तो लो, इज इट पॉसिबल कि बाकी लॉ सैल्वेज हो सकता है? कैन इट स्टैंड ऑन इट्स ओन लिम्ब एंड ओनली द पार्ट विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल विल गो अवे? सो लेट्स पे अटेंशन। सब इसको वर्ड्स में डालते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अलाउज कोर्ट्स टू इनवैलिडेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स ऑफ द स्टैट्यूट और द लॉ while keeping the rest of it intact. Rest of the law intact है if they can stand alone. Courts decide based upon whether removing the unconstitutional part affects the law's purpose. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वर्ड है, देखो अगर ये डॉक्ट्राइन ही ना हो तो भैया जो इतना पार्ट हटा दिया, ऐसा नहीं है। राइट, या फिर कुछ गलत मिला तो पूरा का पूरा लॉ उठा के टॉस आउट कर दिया। नो, ऐसा भी नहीं है। इन अदर वर्ड्स, यू हैव टू बी केयरफुल इन बोथ थिंग्स। नंबर 1 कि क्या वो सेवर हो गया तो वो सेवरेबल है, लेकिन सेवरेबल का मतलब है कि जो रेस्ट ऑफ द लॉ जो बच गया, इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन लिम्ब, इट कैन स्टैंड, इट हैज वो वही पर्पस, जिस पर्पस से वो लॉ बनाया गया था
वही पर्पस सर्व कर पा रहा है कि जैसे ही तुमने ये पार्ट काट दिया पूरा गेम ही खत्म हो गया. सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई माइट बी मिसिंग आउट ऑन द सेक्शन नंबर. ओके, लेकिन देर आर मेनी पोर्शंस. जब AK गोपालन केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को चैलेंज किया गया था, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेक्शन 14 ऑफ दैट वाज, देखो AK गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट में AK गोपालन ने पूरा का पूरा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950 को चैलेंज किया था. सुप्रीम कोर्ट ने बोला नथिंग डूइंग, राइट, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दिस, राइट, वी आर एब्सोल्युटली नॉट गेटिंग इनटू दिस. पूरा का पूरा लॉ नहीं इनवैलिडेट कर सकते. इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम तो लॉ को वैसे इनवैलिडेट कर ही नहीं सकते, बिकॉज वी आर लुकिंग एट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड नॉट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. वील गेट इनटू दैट एट अ लेटर स्टेज. हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट पर्टिकुलर सेक्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट सेक्शन 14 पर्टेनिंग टू द लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो वाले पार्ट को उन्होंने इनवैलिडेट किया था. पूरा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 नहीं इनवैलिडेट हुआ था. इन अदर वर्ड्स, दैट रेस्ट ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ was solving its purpose. So the rest of the law was solving its purpose. Then you can sever a particular part. Recent memories mein, I recall a very famous case, and that very famous case is called as Shreya Singhal versus Union of India. The very famous case which the media popularized it as the Twitter and Facebook case, or rather the Twitter, Facebook, or the social media case. Now, what is the history of this case? Section 66A of Information Technology Act was the storm in the teacup, so to say. What does that mean? Information Technology Act of the year 2000 में, Information Technology Act of the year 2000 में जो मेंशन था, राइट, जो मेंशन था वो, सो आई एम जस्ट यहां पर मैं लिख रहा हूं ताकि इसी के साथ हम लोग डिफाइन कर लेंगे. सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, मैं यहां पे लिख रहा हूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ द ईयर 2000. नाउ सेक्शन 66A पहले तो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में था ही नहीं, बाद में उसको अमेंडमेंट से डाला गया. लेट मी एक्सप्लेन दिस टू. सेक्शन 66A बोलते थे कि दैट इफ एनी पर्सन सेंड्स यूजिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, कंप्यूटर एटसेट्रा, एनी मैसेज which is causing annoyance, which is causing insult, which is causing obstruction, ऐसे subjective words use किए गए थे, तो भाई तुम्हें 3 साल की जेल हो जाएगी, something on those lines. सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन 66A को मिसयूज बड़ी बुरी तरह से किया गया. सो देयर वाज अ वेरी फेमस, इनफैक्ट एन इनफेमस इंसिडेंट which happened upon the death of Mr. बाला साहेब ठाकरे. बाला साहेब ठाकरे की मृत्यु के समय 2 लेडीज ने बॉम्बे के आसपास, उन्होंने फेसबुक पे कुछ कमेंट कर दिया जिसको पुलिस ने इंटरप्रेट किया कि यार ये इंसल्टिंग है, ये ऑफेंसिव है, ये अनॉयंस कॉज कर रहा है, और उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया. तो पूरे मीडिया में हलचल मच गई, यार ये क्या हो गया, राइट. उन्होंने तो देवर प्रीटी इनॉक्युअस रिमार्क्स है, लेकिन तब सेक्शन 66A एक वैलिड लीगल प्रोविजन था. तो पूरे देश में हाहाकार मच गया, यार ये तो गलत बात है, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वी कैन एक्सप्रेस आवर व्यूज, वी कैन एक्सप्रेस आवर ओपिनियंस, बिलीव्स बाय वर्ड्स, राइटिंग, प्रिंटिंग, पेंटिंग, लिथोग्राफी, एनी अदर मीन्स, हम ये कर सकते हैं. और जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए भी है वो भी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में दिए हुए. हाँ यार, उसमें लिखा हुआ है सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को डैमेज मत करो, पब्लिक ऑर्डर को डैमेज मत करो, डिसेंसी, मोरालिटी के खिलाफ मत जाओ, फ्रेंडली रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विद फॉरेन स्टेट्स को डैमेज मत करो, एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मत करो, डिफेमेशन ना करो. ये तो लिखा ही नहीं है कि यार आप किसी को फेसबुक पे एक इनॉक्युअस रिमार्क कर देते हो तो आपके ऊपर पनिशेबल ऑफेंस हो जाए. तो सेक्शन 66A को चैलेंज किया दिस लेडी हु वाज एट दैट टाइम अ लॉ स्टूडेंट कॉल्ड एज श्रेया सिंघल. तो श्रेया सिंघल डिसाइडेड टू टेक दिस टू द कोर्ट, और उन्होंने एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में PIL में श्रेया सिंघल चैलेंज सेक्शन 66A. अब ध्यान से सुनना, देखो तुम्हें मजा आएगा. सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन, एटलीस्ट आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 8. अब देखो पहले वाला डॉक्ट्राइन यहां यूज हो गया ना. सुप्रीम कोर्ट ने बोला करेक्ट,
एंड सुप्रीम कोर्ट एनालाइज दिस. इनफैक्ट इसी से एक दो और डॉक्ट्राइन्स भी आएंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ चिलिंग इफेक्ट, विच विल डू इन सब्सिक्वेंट क्लासेस. तुम्हें बड़ा मजा आएगा. सो सेक्शन 66A को चैलेंज किया गया. सुप्रीम कोर्ट रेड द एंटायर थिंग एंड सुप्रीम कोर्ट लुक्ड इनटू दिस मैटर एंड सुप्रीम कोर्ट सेड करेक्ट. सेक्शन 66A इतने आर्बिट्ररी और इतने एम्बिगुअस और इतने कैजुअल वर्ड्स को यूज कर रहा है कि इट इज बाउंड टू टेक अवे योर फंडामेंटल राइट्स. तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स तो वायोलेट होंगे ही होंगे. आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए वायोलेटर है. अब सुप्रीम कोर्ट रेड द एंटायर लॉ. विच लॉ? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. लॉ का नाम क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. लेकिन पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को इनवैलिडेट नहीं किया गया. इनफैक्ट सेक्शन 66A का भी थोड़े से ही पोर्शंस को इनवैलिडेट किया गया. लेकिन क्या बोलेंगे अब इसको? अब अच्छी भाषा में क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सिंस ओनली अ पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वॉज हेल्ड एज इनवैलिड और हेल्ड एज रॉन्ग, हेल्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वी वर एबल टू सेवर इट. वी वर एबल टू सेवर इट. सेक्शन 66 हटा दिया तो भी द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अपने लिम्स पर खड़े हो सकता है. दिस इज कॉल्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी. सो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी यू विल यूटिलाइज whenever a part of the law can be rather cut off and the rest of the law serves its purpose. Recently 97th Constitutional Amendment Act 2011 पर कंट्रोवर्सी आई थी. 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लीगल सैंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन दिया था 43B, इफ यू रिमेंबर दैट. ऑल्सो उसका एक छोटा सा पोर्शन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज C में भी आ गया था, जिसमें बोला था दैट ऑल सिटीजन शैल हैव द फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन, एंड उसमें एक वर्ड आ गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज. बाद में रियलाइज हुआ कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट है, ये एंट्री नंबर 32 ऑफ द स्टेट लिस्ट में भी आता है. हां, तो पार्लियामेंट ने इसके ऊपर जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया होगा तो उन्होंने स्टेट से भी परमिशन लेनी चाहिए थी, रैटिफिकेशन करानी चाहिए थी, जो उन्होंने फॉर सम फनी रीजन नहीं करवाया हुआ था. तो द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ 97th अमेंडमेंट. सुप्रीम कोर्ट रेड द एंटायर थिंग, दे लुक्ड इनटू द मैटर एंड दे सेड फाइन, वी विल कीप सर्टेन पार्ट्स ऑफ इट which were absolutely violate, but we will certainly sever those parts which required ratification by the states, and it was not done. So it was not done, hence we are going to sever it. क्या कौन सा डॉक्ट्राइन यूज हुआ? डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी. So this is how you play the word doctrine of severability and utilize it in constitutional law. बड़ा interesting concept. Severability is the concept where you can. So एक बार summarize कर लेते हैं. The word sever means to cut. Severability is a doctrine which is used every time the court is now looking into the matter whether the entire law requires to be invalidated in case something unconstitutional is present, or only a portion of the law, only a portion of the law can be also invalidated, making sure that once that portion is severed, the rest of the law will be operative, will be able to solve the purpose. So you can utilize couple of these words. थोड़ा AK गोपालन केस में भी है, द श्रेया सिंघाल केस में भी है, द रीसेंट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी कि 97th अमेंडमेंट 2011 में भी है. सो यू कैन ऑलवेज फेच फ्रॉम एनी ऑफ दीज टॉपिक्स. तो ये हो गया हमारा सेकेंड डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, ब्रिंगिंग अस टू द थर्ड डॉक्ट्राइन, doctrine of eclipse. So now we look about as doctrine of eclipse. Now what is doctrine of eclipse? Now first of all we'll have to go back to some geography or environment or whatever you want to study. What is an eclipse? What is an eclipse? Right? Eclipse क्या होता है? ग्रहण क्या होता है? So eclipse is, let's take an example of a solar eclipse. So what is a solar eclipse? So this is the sun, right? This is, we are sitting on the earth and the moon comes between the sun and us. So when we look at the sun, there is a shadow on the sun, and shadow of course is eclipse. So why are we studying this? So why are we studying doctrine of eclipse? So here's the question. Here's the question is, let's look at article 13 once more. बड़े ध्यान से सुनना, okay? Let's look at article 13 once more. Article 13 says, so I'm just making a very important note here.
Article 13 says, don't make any law which violates, abridges, contravenes anything in part 3 of the Constitution. In other words, don't make any law which violates, abridges any fundamental right. And in case you decide to do so, we will declare it as ultra vires. Supreme Court will utilize doctrine of judicial review and strike it down. It will be declared as null and void. Now, here's the thing. The thing is that 1950, let's assume the date, 26th January 1950 was the date when I got to know what are the fundamental rights. मुझे कब पता चला कि कौन से fundamental rights है? मुझे पता चला on the evening of 26th January 1950, because prior to that, the Constituent Assembly was making these fundamental rights. I didn't have a single clue of what kind of fundamental rights are going to come up after the Constituent Assembly has sat down for 2 years, 11 months and 18 days. I don't know that. So, I did not know, please understand, prior to 26 January 1950, I did not know what is going to come out, what is going to transpire of this 2 years, 11 months, 18 days of discussion, what will be the fundamental rights. Now, let me assume. तो अगर मैं उससे पहले इफ आई मेक एनी लॉ, अगर मैं 26 जनवरी 1950 फॉर दैट मैटर, इफ आई यूज द वर्ड, करेक्ट वर्ड इज इफ आई मेक अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, गेट द वर्ड, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. सो इफ आई मेक अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ही बना हुआ है, आई डोंट हैव अ क्लू टू व्हाट इज गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सो अगर मैंने कोई लॉ बनाया, ध्यान से सुनो, मैंने कोई लॉ बनाया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू विल हैव टू गिव मी द बेनिफिट ऑफ द डाउट. क्या कि मुझे कैसे पता कि मैंने जो लॉ बनाया है वो किसी आगे आने वाले फंडामेंटल राइट को वायोलेट तो नहीं कर रहा? पे क्लोज अटेंशन, कॉमन सेंसिकल. द पॉइंट हियर इज, लेट्स अज्यूम दिस पार्ट कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन आज बनाया है, लेकिन इससे पहले अगर मैंने कोई लॉ बनाया है, आई डोंट हैव एन इंक्लिंग टू दिस दैट विच फंडामेंटल राइट इज गोइंग टू कम. हो सकता है, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड, देयर इज अ चांस दैट मैं जब वो लॉ बनाया, हो सकता है कि उस लॉ को जब मैं 26 जनवरी 1950 के बाद देखता हूं तो कोइंसिडेंटली वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सामने एक फंडामेंटल राइट आकर खड़ा हो जाए और बोले क्या बात कर दी, मेरे होते मतलब फंडामेंटल राइट के होते हुए ये लॉ तो चल ही नहीं सकता. So this fundamental right which came later in the day has cast the shadow on a law which was existing before the constitution. This part is clear or not? So ये pre-constitutional law had it didn't have a clue कि एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 5 साल के बाद, मुझे क्या पता कि ये fundamental right is certainly going to come from nowhere and going to cast the shadow on the pre-constitutional law. So now what will I do? Now I'm in trouble. Why? Because जब तक वो इस फंडामेंटल राइट, जब तक उस फंडामेंटल राइट को के खिलाफ है, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ डोरमेंट हो जाएगा. Because I hope you remember what is Article 13 subclause 2 saying. Article 13 subclause 2 says you cannot go against fundamental rights. This is a very important part. You cannot go against fundamental rights. अब इसी चीज को थोड़ा सा आगे चलते हैं. So now मैं क्या बोलूंगा? So how does, let's go back to geography. So how does sun and the solar eclipse happen? So the sun was shining cool. The moon was in its position. Yes. The sun was shining bright and hot. Yes. sun को क्या पता था? क्या? कि अचानक उसके सामने मून आ जाएगा. करेक्ट. लेकिन अब सन करे भी तो करे क्या? अब जितने पार्ट पे मून का असर है, फंडामेंटल राइट का असर है, उतने पर दे विल बी कैस्टिंग अ शैडो. नाउ द क्वेश्चन हियर इज, डज दिस मून इनवैलिडेट द सन? क्या सन डिस्ट्रॉय हो गया? नो, सन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, लेकिन देयर इज अ शैडो ऑन द सन. द सन हैज बिकम, और रादर द प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हैज बिकम डोरमेंट.
तो वो है वहीं, लेकिन वो यूजेबल नहीं रहा, बिकॉज यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट. आई होप द पिक्चर इज क्लियर. नाउ दिस इज स्टार्कली डिफरेंट फ्रॉम अ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ. इन अदर वर्ड्स, अगर फंडामेंटल राइट मुझे पता चल गया, so I had a look at the constitution, I saw the fundamental rights, I know what is written, I looked into the constitution, and knowingly I make a law. क्या? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, मुझे पता है फंडामेंटल राइट क्या है, बट आई मेक अ लॉ. सर देखो, यू सॉ इट, यू नोइंगली वेंट अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, आपको सजा मिलेगी. क्या सजा मिलेगी? नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा. दिस लॉ विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट. नॉट दिस वन. दिस विल नॉट बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड. This will only become dormant. What will we say? This law, pre-constitutional law, has come in an eclipse. इसके ऊपर ग्रहण लग गया है. इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स. आई होप मैं क्लैरिफाई कर पाया. सो pre-constitutional law. So doctrine of eclipse is utilized, or this concept is used only and only in the case of a pre-constitutional law, nowhere further. पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ डज नॉट फॉल. वैसे एक का जजमेंट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अंबिका मिल्स केस में कुछ बात हुआ था, लेकिन सिंस दैट इज नॉट, द रेशियो इज नॉट वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट, यू कैन इजीली थिंक ऑन दिस मैटर दैट ओनली द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स विल बी फंक्शनल only in case of pre-constitutional law and nowhere else. Fair enough. So let's understand the context here. So please remember, अब सर ये pre-constitutional law है, अब इसको वापस सन को आजाद करना है सर. We want the sun shining, we want it smiling. क्या करें? There is only one way. The only way is कि fundamental right जो है उसमें कुछ amendment ले आओ. Give it some space. Give some space, जिस space से, right, give it some leverage, जिस space से ये previous law, the pre-constitution law को scope मिल जाए. तो exception दे दो कि यार XYZ चीजों में आप उसको ऑपरेट कर सकते हो. जब तक तुम उसको अमेंड नहीं करोगे, प्लीज इंपॉर्टेंट, ये जबरदस्ती नहीं है कि अमेंड करना ही करना है, नहीं करना है तो मत करो, बट जब तक तुम उसको अमेंड नहीं करोगे, द लॉ विल रिमेन डोरमेंट. जब तुम करोगे तो यू विल गिव सम स्पेस फॉर दिस लॉ टू स्माइल अगेन, एंड सडनली हम बोलेंगे इट हैज कम आउट ऑफ एक्लिप्स. इट इज नो लॉन्गर अंडर द एक्लिप्स ऑफ द फंडामेंटल राइट. सो द वर्ड इज, वो ग्रहण हट गया. सो जैसे मून हट गया, ओके, अचानक यू सॉ ब्यूटिफुल सन, वेरी गुड. तो मैंने सन पहले भी इनवैलिडेट नहीं हुआ था, सन पर सिर्फ शैडो थी. यू लेट द फंडामेंटल राइट गेट अवे. अब पूरा फंडामेंटल राइट तो हटता नहीं है, लेकिन उसमें एक्सेप्शन ले आओ. दैट इज मोर और लेस दैट. सो देयर आर बीन मेनी लैंडमार्क जजमेंट्स. सो एक बार पढ़ लेते. डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इज अ लीगल डॉक्ट्रिन दैट सेज दैट द लॉ दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट इज नॉट इनवैलिडेटेड. It is not totally dead but overshadowed by the fundamental right. The inconsistency or the conflict can be removed by a constitutional amendment. The amendment to the relevant fundamental right will remove the eclipse and the entire law becomes valid. So the point here is, very crucial point here is, ये जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस की बात हो रही है. प्लीज रिमेंबर, दिस इज द कीवर्ड, दिस इज द क्वेश्चन. ये जो भी डिस्कशन हो रही है, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात हो रही है, नॉट द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की. सो वेरी फेमस केस वाज द भीकाजी नारायण ढाकरास केस. नाउ इस केस में हुआ क्या था? सो वील हैव टू गो बैक टू दिस पार्ट. सो देयर वाज भीकाजी नारायण ढाकरास केस में, इसको मैं यहां चले जाते, नाउ अंडरस्टैंड. सो हुआ क्या? सो द लॉ इन क्वेश्चन ओवर हियर was a 1947 का लॉ which was called as CP and Berar Motor Vehicles Act. क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल प्रोविंसेस CP and Berar Motor Vehicles Act. CP and Berar Motor Vehicles Act प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था. अच्छा, 1947 का था, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था. ना ये लॉ स्टेट को अलाउ करता था मोनोपोलाइज करने का. क्या अलाउ करता था? कि मोनोपोली कर दो किसी भी बिजनेस को, किसी भी ऑक्यूपेशन को, किसी भी ट्रेड को, किसी भी बिजनेस को ये मोनोपोलाइज कर सकता था. यानी कि वो एकाधिकार में आ जाए,
कंप्लीटली स्टेट के कंट्रोल में आ जाए। ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम नहीं है ना, ये 1947 का लॉ था। फंडामेंटल राइट 26 जनवरी 1950 को आया, तो मुझे एक फंडामेंटल राइट आते हुए दिखाई दिया, उसका नाम था 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। ये फंडामेंटल राइट था। ये कब आया? ये 3 साल बाद आया। जब ये लॉ प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाया जा रहा था, सीपीएन बेरार मोटर व्हीकल्स एक्ट, तब किसको पता था कि 3 साल के बाद 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी आएगा? 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी ने बोला कि एवरी सिटीजन, हर नागरिक के पास फंडामेंटल राइट है टू कैरी आउट और टू टेक अप एनी प्रोफेशन, टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, एनी ट्रेड, एनी बिजनेस। लो जी, इसको राइट ऑफ प्रोफेशन बोलते हैं। सो इस आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में बोल दिया कि तुम सिटीजन हो, तुम कोई भी प्रोफेशन करना चाहोगे, वो ऑक्यूपेशन करना चाहोगे, ट्रेड करना चाहोगे, बिजनेस कर सकोगे, शॉर्ट ऑफ कि वो इलीगल ना हो और वो इमोरल ना हो, तो यू आर अलाउड टू डू दैट। फेयर इनफ? क्या फेयर इनफ मतलब? नाउ द सिचुएशन, सो हियर इज द क्वेश्चन हियर इज, I am a citizen, yes, I want to do a particular job, I want to take up a profession, I want to do a particular trade, I want to do a particular business, fine. But what about the case? What about the case wherein the state says, no, ये जो particular profession है, ये सिर्फ state के एकाधिकार में, ये state की monopoly में। Now, do you realize there is a shadow? Yes. मैं अगर कुछ करना चाहता हूं and coincidentally it falls within the same bracket of an occupation, trade, business or anything that the state says कि ये हम करना चाहते हैं या सिर्फ हम करेंगे। So don't you see ये डोरमेंसी होगी? हाँ यार, अगर सीपीएन बेरार मोटर व्हीकल्स एक्ट स्टेट को बोलती है कि तुम मोनोपोलाइज कर सकते हैं और 3 साल के बाद एक फंडामेंटल राइट इसके सामने आ जाए और फंडामेंटल राइट उसको बोले बाबू नहीं कर सकते बाबा, क्यों? क्योंकि मैं अपने सिटीजन को दे रहा हूं कि सिटीजन तुम कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस कर सकते हो। डू यू रियलाइज कि दिस फंडामेंटल राइट हैज कैस्ट द शैडो ऑन दिस लॉ? करेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। सो व्हाट कुड बी डन विद दिस मैटर्स? सो दिस इज माय पोजिशन। सो माय आर्ग्यूमेंट कुड बी that either you keep this law as dormant as it is, ऐसे रखो जैसा है वैसे रहने दो, dormant रहने दो, but if you want to keep, but state को बोला नहीं, state बोला no, we want to make certain laws, certain professions जिसमें monopoly रहे। इनफैक्ट आपको मालूम है for the longest time हमारे यहां पर डिफेंस इक्विपमेंट का बनना, राइट, कुछ टेक्नोलॉजी का बनना, न्यूक्लियर रिएक्टर्स वो तो अभी भी है, लेकिन कुछ ऑफ दी सेंसिटिव पार्ट्स, फाइटर जेट्स बनाना, प्राइवेटाइजेशन तो था नहीं, तो कैसे करेंगे? इनफैक्ट सीपीएन बेरार मोटर व्हीकल्स एक्ट, द लॉ इन क्वेश्चन एट राइट नाउ, उसमें भी जो सीपीएन बेरार की सरकार थी उसने बोला था मोटर व्हीकल्स बिजनेस हमारे मोनोपोली में रहेगा। सो बहुत कम लोगों को मालूम है दैट दिस 19 सब क्लॉज जी was amended by the first constitutional amendment act 1951 और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में एक छोटा सा स्कोप निकाला गया था, एक छोटी सी विंडो निकाली गई थी और नेहरू गवर्नमेंट ने यह बात बोली थी कि इफ रिक्वायर्ड द स्टेट कैन रेगुलेट फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, वर्ड यूज किया, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। लो जी, the moment you say that the state exception दे रहा है in the interest of general public, तो state अगले दिन बोल सकता है कि जी हम लोग इसीलिए मोनोपोलाइज कर रहे हैं because it is in the interest of general public। जैसे उन्होंने ये एक्सेप्शन दे दी तो क्या मिल गया? ये लॉ अचानक एक्टिवेट हो गया because in the under the category of in the interest of general public you will be able to make this law active all over again. So this is the big question. So the big question is that will this law be invalidated? No. Will this law be dormant? Of course, yes. So the law is invalidated only and only if it is a post-constitutional law. If it is a pre-constitutional law, it remains under eclipse or dormancy till such time
that the fundamental right is amended and the shadow is removed, popularly called as doctrine of eclipse. I hope you have understood. A very classical case, Bikaji Narayan Dhakras versus State of Madhya Pradesh, the one which we were discussing right now, which we were talking of the CPN Berar Motor Vehicles Amendment Act of 1947. This is the law which we were discussing. Next is doctrine of colorable legislation, but no, we will not stretch this topic to a level where it becomes difficult for you to comprehend and remember and connect the dots. All the doctrines, and there are many more in the sequence, will be connected and will be continued in the next class from now onwards. For now, you have done 3. We have been able to cover 3 of these doctrines. Doctrine of ultra-vires. The second one was doctrine of severability, and the third one was doctrine of eclipse. We will stop here. We will wait for the second class to start, and as and when we go ahead, we must always deal these topics in considerable calm and considerable space, giving enough space and time for your brain to comprehend the rest of the topic. So we are in no hurry. Let's take it further in the next video. So we'll wind up. We'll draw the curtains to the first video of doctrines. I hope everyone has enjoyed this. Please drop in a comment और पढ़ो अच्छे से. मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड, और प्लीज शेयर करो कि तुम्हें क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया. Anything that any constructive criticism or any constructive suggestions would be duly taken care of. Either ways, one final reminder, please use the code SIDLIVE if you want to join Unacademy. There stands for you a very important opportunity to take all judiciary subscription and 50% off. I hope you have enjoyed this video. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.